हेलो गाइस, कृष्णा एक्सप्लेन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए हर रोज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो आइए बात करते हैं पॉइंट के द्वारा। सबसे पहले आप याद रखेंगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत हैं। याद रखेंगे, जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत हैं। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप खास तौर पर ध्यान रखें कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इन्हें कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। बात करते हैं आगे। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार निम्न है। नंबर 1, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो मौलिक अधिकार है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच। इसके बाद बात करते हैं अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और लास्ट और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो इसके बाद आगे प्रारंभ में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आप ध्यान रखें कि जो शुरुआत में थे यानी कि प्रारंभ में हमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7। इसके बाद 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब इस अधिकार को अनुच्छेद 300 ए तहत कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया है। कानूनी अधिकारों के बारे में हम आगे अगले लेसन में आपको बता देंगे। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल में केवल स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निरस्त नहीं होते। आप ध्यान रखें, बाकी सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए जो कि बहुत जरूरी है जानना, 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला पॉइंट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आप समझ सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अब हम प्रत्येक मौलिक अधिकार को डिटेल में जानेंगे, तो देखते रहे हमारे साथ वीडियो। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है, और अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष यानी कि कानून के नज़र में या कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, और सरकार सबके लिए समान कानून बनाएगी। और अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, किसी के साथ भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव करना मना है, अनुच्छेद 15 के अनुसार। बात करते हैं अनुच्छेद 16 में, तो लोक नियोजन के अवसरों की समानता यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता है। और अनुच्छेद 17 के अनुसार इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, तो लोगों द्वारा अपने नामों में लगाए जाने वाली उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कोई उपाधि नहीं दे सकता, और न ही राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। आप ध्यान रखें। आगे हम आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। सेना संबंधी या विद्या संबंधी या भारत सरकार द्वारा दिए गए
अवार्ड जो होंगे जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, इस तरह की उपाधियां धारण कर सकता है। आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, और इसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आता है। और इसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस अनुच्छेद के निम्नलिखित भाग हैं। तो आप देखेंगे 19A, यहाँ पर जो है बोलने की स्वतंत्रता, ध्यान रहे प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार के अंतर्गत आती है, इसे आप याद रखें। और 19B की बात करते हैं, शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार लिए एकत्र होकर सभा करने की भी स्वतंत्रता। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। और 19E की बात करते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। और 19F में दी गई है, यह अधिकार संपत्ति के अधिकार के संबंध में है, इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया और कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। 19G की बात करते हैं, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। और अनुच्छेद 20 में अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में दोषी पाया जाता है तो हमारा संविधान उस व्यक्ति को भी 3 अधिकार प्रदान करता है। कौन से हैं 3 अधिकार, आइए जान लेते हैं। और ये 3 अधिकार हैं, यहाँ पर ABC में दिखा रहे हैं हम आपको। A, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और B में जब अपराध किया जाए उस समय के कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। और C वाला पॉइंट, अपराधी को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये थे यहाँ पर 3 अधिकार। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और कह सकते हैं आपके जीवन का अधिकार। जो भी काम व चीज़ें मानव के लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं वह उन कामों को कर सकता है या उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए याद रखें, 21A को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया और इस अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इसे आप विशेष तौर पर याद रखें। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है तो हमारा संविधान किसी अपराध के संबंध में आरोपी व्यक्ति को 3 अधिकार प्रदान करता है। और ये 3 अधिकार हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1, हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी यानी कि जो भी अधिकारी न्याय करेगा वह अपराधी को दंड देगा, उसके समक्ष पेश करना होगा। आने जाने का समय इसमें से निकाल दिया जाएगा, यानी कि आने जाने का समय छोड़कर। तीसरा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। आगे बात करते हैं यानी कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। निवारक निरोध कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना नहीं है बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने दिन तक कैद में रखा जा सकता है, उसे गिरफ्तारी के बारे में बताना है या नहीं, आदि कानूनों का उल्लेख भी अनुच्छेद 22 में ही है। इन कानूनों के बारे में हम आगे आपको बता देंगे। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। बात करते हैं आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो अनुच्छेद 23 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है मानव के व्यापार या मानव तस्करी यानी कि मानव को खरीदना या बेचना, और बलात्सर्म यानी कि किसी से जबरदस्ती मुफ्त सेवा प्राप्त कराने को मना किया गया है अनुच्छेद 23 में। आप ध्यान रखें। और खास करके आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी जो है ये नियम या जो कानून है तभी लगेंगे जबकि राष्ट्र जो है पूरी तरह समृद्ध हो, और यदि आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। तो बाल श्रम करना मना है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से श्रम करवाना बाल श्रम के अंतर्गत माना जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 में आपको मिलेगा किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार करने का अधिकार है।
और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार व अपने धार्मिक संस्थानों या संगठनों की धन संबंधी सहायता व प्रशासन में सहायता करने का अधिकार सबको है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 27 का। अनुच्छेद 27 में आप देखेंगे सरकार किसी को भी ऐसे कर यानी कि टैक्स देने को बाध्य नहीं करेगी जिससे किसी दूसरे धर्म की उन्नति होती हो या किसी दूसरे धर्म को फायदा पहुंचता हो। आगे 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 में तो किसी को भी किसी धार्मिक सभा में भाग लेने को बाध्य नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा और सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा भी नहीं दी जाएगी। आगे बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की। तो यहाँ पर देखेंगे आप अनुच्छेद 29 में कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और उसकी भाषा, लिपि, जाति, धर्म या संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। ध्यान रखें। और अनुच्छेद 30 की बात करते हैं यहाँ पर तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी संस्कृति या धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान यानी कि शिक्षण संस्थान के विकास के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का जो दान या धन होता है उसे कहते हैं अनुदान, देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। आगे बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 31 के अंतर्गत हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। ध्यान रखें आप खास इस बात का कि संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। आगे बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत देखेंगे आप अगर हमें लगता है कि हमारे किसी मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं और इस पर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है जो कि निम्न प्रकार से आप समझ सकते हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये इसमें क्या होता है आप ध्यान दें इसे। यह रिट तभी जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति आवेदन में यह कहता है कि उसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह निश्चित समय के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करे ताकि न्यायालय उसको बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। तो आपने देखा यहाँ पर नंबर 1 था यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा नंबर 2 पे है परमादेश। सुप्रीम कोर्ट परमादेश तभी जारी करता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य सही ढंग से निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारी को आदेश जारी करता है कि वह अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करे। इसके बाद तीसरी रिट की बात करते हैं यहाँ पर तो प्रतिषेध लेख। इस रिट को जारी कर सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे के न्यायालय को किसी मामले के संबंध में यह आदेश देता है कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए आप इस पर कार्यवाही ना करें। बात करते हैं चौथी रिट की। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेषण है ये। इस रिट को जारी कर सुप्रीम कोर्ट छोटे न्यायालयों को यह आदेश देता है कि वे आपके यहाँ लंबित मामलों को अपने से बड़े न्यायालय में भेज दीजिए। 5वीं रिट है यहाँ पर अधिकार प्रक्षालेख। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करने लग जाता है जिसका अधिकार उसे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी कर उससे यह पूछता है कि वह किस अधिकार से उस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। जब तक वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह उस अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो ध्यान रखें आप, ये थी 5वीं रिट। और यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ खास है कि SC अनुच्छेद यहाँ पर देख सकते हैं आप हाई कोर्ट या SC मतलब हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। आइए जान लेते हैं मौलिक अधिकार और संसद के बारे में। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान देंगे मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को निम्न अधिकार हैं और कौन कौन से अधिकार हैं जान लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 33 आप देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है ताकि उनमें अनुशासन बना रहे।
अनुच्छेद 34 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लग जाता है तो संसद उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त कर सकती है। बात करते हैं अनुच्छेद 35 की, तो यहाँ पर जो है ध्यान दें आप, मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कुल मिलाकर हमने आपको यहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि जो कानून होते हैं, कानून जितने भी होते हैं उनका निर्माण जो है संसद करती है। और माना कि आपने देखा होगा कभी कोई मानव तस्करी या बाल अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जो सज़ा मिलती है उसके लिए कानून जो है जो बनते हैं उसे जो है संसद बनाती है। इस बात का आप ध्यान रखें, कानून संसद बनाती है और कोर्ट उन कानूनों का जो है उपयोग करके उस अपराधी को सज़ा देती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जितने भी कानून बनते हैं इनका निर्माता कौन है, संसद है। गाइज अब जान लेते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कैसे और कौन कर सकता है। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। आप इस बात का ध्यान रखें। आगे 1967 तक यह माना जाता था कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में एक बदलाव आया। और क्या बदलाव आया, यहाँ पर देखें आप, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद फिर 24वां संशोधन जो हुआ था, 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ, उसमें कहा गया कि संसद ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया। इसमें संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। संशोधन ये था कि संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। आगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में दिए गए अपने निर्णय को रद्द कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्पष्ट हो चुका है कि जो है संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। तो गाइज ये थी यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी और मौलिक अधिकारों के संशोधन के बारे में जो कि हमने आपको यहाँ पर दी। आपके लिए ये जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस सब जानकारी का अच्छे से जो है फिर से जो है रिवीजन करें और समझें और लगातार देखते रहें वीडियो। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़। तो आप लगातार देखते रहें चैनल। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।